Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर वन की यूनिट 9 जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इसके वन लाइनर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम इसके ऑलरेडी काफ़ी सारी सीरीज़ कर चुके हैं। तो आज हम कुछ और न्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि ऐसे कैंडिडेट जो कि किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्योंकि हम सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको आपके जीके और जीएस का पोर्शन देखने को मिलता है। तो जीके और जीएस के पोर्शन में आपसे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सेशन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर से इस सेशन को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने सेशन स्टार्ट करेंगे। तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द स्टडी of the relationship between the environment and the living communities is called। पर्यावरण और जीवित समुदायों के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जब हम कहेंगे कि जब हमारे इन्वायरमेंट और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो उस टर्म को एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ इकोलॉजी। क्या नाम दिया जाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो हमारी इकोलॉजी है ये एक तरह से ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये जो इकोलॉजी है ये हमारी साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, ये बात याद रखेंगे। जिसमें क्या आता है, ये हमारी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि इंक्लूड करती है क्या इंक्लूड करती है? तो ये हमारा ह्यूमन साइंस को इंक्लूड करती है, ह्यूमन साइंस के साथ ये हमारी पॉपुलेशन कम्युनिटी को इंक्लूड करती है, पॉपुलेशन कम्युनिटी, ह्यूमन साइंस के साथ साथ पॉपुलेशन कम्युनिटी को भी ये इंक्लूड करती है। एंड इकोसिस्टम और बायोस्फीयर, ये सभी के सभी हमारे कहाँ आते हैं? इस इकोलॉजी में आते हैं। इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, ये सभी जो है इस इकोलॉजी में आते हैं। और इकोलॉजी में हमारे नॉन लिविंग बीइंग्स जो हैं, लिविंग बीइंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी नीड वाटर, वी नीड हाउस टू लिव। तो हम क्या कर रहे हैं इन वाटर के साथ, या हम घर में रह रहे हैं तो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो यही जो है ये आपका इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी के बारे में अगर थोड़ा सा और जानें तो इसमें हम पता है कि हमारे जो इकोलॉजी है वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, हमारी इकोलॉजी बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। जैसा अभी हमने बोला कि जब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन हो रहा है तो यहाँ हमें 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोटिक एंड सेकेंड वन इज़ अबायोटिक। अगर मैं बायोटिक कंपोनेंट की बात करूँ तो यहाँ हमको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बायोटिक की मैं अभी बात कर रही हूँ तो यहाँ हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, जैसे कि काव हो गए, मतलब एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, ठीक है, हम हो गए, ह्यूमन्स हो गए,
प्लांट्स हो गए, तो ये सब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। वहीं अगर मैं आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूं तो ये जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये हमारे नॉन लिविंग में आएंगे। और नॉन लिविंग में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जैसे कि हमारा हम कह सकते हैं हमारा हैबिटेट जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, इस हैबिटेट पे हमारा घर भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर प्लस माउंटेन्स, ठीक है, प्लेट्यूज, तो ये सब किस में आएंगे, ये सब हमारे नॉन लिविंग यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। तो आई होप आपको ये जो टर्म इकोलॉजी थी ये समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एंड दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट, ये क्वेश्चन भी आपका इकोलॉजी के ही रिगार्डिंग है, जहाँ पर कि हम जानेंगे कि जो इकोलॉजी टर्म है वो बेसिकली किसने सबसे पहले दी, ठीक है। तो हु वॉज द फर्स्ट टू स्टडी इकोलॉजी, इकोलॉजी सबसे पहले किसने पढ़ी, ठीक है, परिस्थिति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हैं आपके अर्नेस्ट हैकल। कौन है? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल साहब, इनके बारे में, इनका अगर हम पूरा नाम जानें तो इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट, ठीक है। हैकल जो है इनका सरनेम है लास्ट में। अर्नेस्ट के बाद यहाँ पर थ्री टर्म्स आ रही हैं, दैट इज, इनके नेम बहुत बड़ा नेम है इनका, अर्नेस्ट हेनरिच, मैं लिख रही हूँ, अर्नेस्ट हेनरिच फिलिप अर्नेस्ट हेनरिच फिलिप ऑगस्ट हैकल, ठीक है। तो अर्नेस्ट हेनरिच फिलिप ऑगस्ट हैकल इनका कंप्लीट नेम है। अगर मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं कि ये कब बॉर्न हुए थे, तो ये बॉर्न हुए थे आपके 16 फरवरी 1834 में। कब बॉर्न हुए थे? 16 फरवरी 1834 में ये बॉर्न हुए थे। और मैं अगर इनकी डेथ की बात करूं तो इनकी डेथ तो जो थी वो 9 अगस्त, जैसे कि इनके नेम में भी अगस्त आता है, उसी तरह से इनका जो डेथ हुई थी वो 9 अगस्त 1919 में हुई थी, ठीक है। ये जो थे ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ये जो अर्नेस्ट हैकल थे ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जर्मन के नेचुरलिस्ट में भी इनका नाम आता था। ये फिलोसोफर भी थे, प्रोफेसर भी थे, ठीक है। ये मरीन बायोलॉजिस्ट भी थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मरीन बायोलॉजिस्ट भी थे और ये आर्टिस्ट भी थे। तो ये बहुत मतलब काफ़ी सारे रोल इन्होंने प्ले किए हैं, ठीक है। और इन्होंने आपकी 1000 ऑफ स्पीशीज़ की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 1000 ऑफ स्पीशीज़ को नाम दिया, ठीक है, उनको डिस्क्राइब किया। तो इन्होंने 1000 ऑफ स्पीशीज़ डिस्क्राइब भी की, डिस्कवर की और उनका नाम भी रखा, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कौन कौन सी स्पीशीज़ डिस्क्राइब की हैं, देखिए सबसे पहली बात तो हमने इनको इसीलिए पढ़ा है कि इन्होंने जो था वो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का अध्ययन किया था। तो इन्होंने इकोलॉजी टर्म तो इकोलॉजी तो इसका अध्ययन तो किया ही था, इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी और टर्म्स भी कॉइन की थी, जैसे कि आपका फाइलम, हम लोग फाइलम पढ़ते हैं ना, तो फाइलम भी इन जो टर्म थी वो इन्होंने ही दी थी। फाइलोगोनी हम पढ़ते हैं, फाइलोजेनी, ठीक है, तो फाइलोजेनी भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। एंड हम जो किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, तो ये जो टर्म प्रोटिस्टा थी वो भी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ही दी गई थी। तो ये बातें थोड़ी एक्स्ट्रा हैं, ये आपको ध्यान में रखनी होंगी कि अर्नेस्ट हैकल ने नॉट ओनली इकोलॉजी को डिस्क्राइब किया था बट ऑल्सो इन्होंने प्रोटिस्टा को, फाइलम को एंड फाइलोजेनी को भी डिस्क्राइब किया था। इन्होंने 1000 ऑफ स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया था, उनको डिस्कवर किया था और उनका नेम जो था वो रखा था। तो आई होप दैट्स ऑल अबाउट, मतलब इतना ही सफिशिएंट है अर्नेस्ट हैकल के बारे में पढ़ने के लिए। अर्नेस्ट हैकल की अगर मैं एक और बात करूं तो ये जो थे ये हमारे साइंटिफिक रेसिज्म को प्रमोट करते थे। किसको प्रमोट करते थे? तो ये साइंटिफिक
रेसिज्म, साइंटिफिक रेसिज्म को ये प्रमोट करते थे। एंड और इन्होंने काफ़ी सारी सोशल डार्विनिज्म के आइडियाज़ भी दिए थे, क्योंकि चार्ल्स डार्विन को भी प्रमोट करने में इनका रोल रहा था। ठीक है, तो ये सोशल डार्विनिज्म को भी प्रमोट करते थे, एज इन्होंने चार्ल्स डार्विन को भी प्रमोट किया था। तो दैट्स ऑल अबाउट इनके बारे में इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारी इकोसिस्टम से है। तो इकोसिस्टम में सबसे पहले आपसे पूछा है कि हु इंट्रोड्यूस दी इकोसिस्टम वर्ड फर्स्ट, यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सबसे पहले किसने पेश किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले एजे टांसले के द्वारा इसको पेश किया गया था या इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर मैं अब एजी टांसले के भी कंप्लीट नेम की बात करूं तो एजी टांसले का फुल नेम है सर आर्थर जॉर्ज टांसले। ठीक है, तो ये इनका कंप्लीट नेम है, सर आर्थर जॉर्ज टांसले। अगर आप इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करें, ये कब बॉर्न हुए थे, तो ये बॉर्न हुए थे आपके 1871 में, और इनकी डेथ जो हुई थी 1871, ये भी 15 ऐसे याद रख लीजिए कि जो अर्नेस्ट हैकेल थे वो 9 अगस्त को एक्सपायर हुए थे 1919 में, और ये 15 अगस्त मंथ इनका जो बर्थ मंथ है वो अगस्त ही है। तो ये 15 अगस्त 1871 को जो थे वो बॉर्न हुए थे, और इधर 25 नवंबर 1955 में इनकी डेथ हो गई थी। ये जो थे ये आपके इंग्लिश बॉटेनिस्ट थे। ये जो एजी टांसले हैं ये इंग्लिश बॉटेनिस्ट थे, और हम कह सकते हैं कि ये साइंस ऑफ इकोलॉजी में पायनीर भी थे। ठीक है, तो पायनीर ऑल्सो इन द साइंस ऑफ इकोलॉजी। और बाकी इनकी एजुकेशन जो थी वो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से हुई थी, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई थी। वो मैं यहाँ नहीं तरी इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एज सच इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। बस जनरल क्वेश्चन यही आता है कि एजी टांसले के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो वो आपको बता दी गई कि इनका बर्थ कब हुआ था, बेसिकली इनका कंप्लीट नेम क्या है ये पूछा जाता है, और यही इतना काफ़ी है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो कि कहता है इन विच ईयर द टर्म इकोसिस्टम वॉज यूज फर्स्ट। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया। तो अब हम बात कर लें थोड़ा सा इकोसिस्टम की। जब हम इकोसिस्टम पर भी आ गए, ऑलरेडी हमने इसकी टर्म किसने दी, तो एजी टांसले भी हमने पढ़ा। तो अब यहाँ पर हम अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम जो था वो आपका 1935 में सबसे पहले यूज़ हुआ था। ठीक है, ये इकोसिस्टम जो होता है, इस इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा हमने इकोलॉजी में देखा कि वहाँ पर आपका इंट्रैक्शन हो रहा था या फिर एक रिलेशनशिप थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो इकोसिस्टम भी उसी तरह से होता है, बस ये एक पूरा एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम भी इसको कहा जाता है, इस इकोसिस्टम को। और ये जो है ये आपका एक सिस्टम है जो कि क्या करता है, जिसमें कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट होते हैं, उस एनवायरनमेंट पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने इंट्रैक्शन से इसको बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैं आपसे कहूँ एक्वेटिक इकोसिस्टम, और अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूँ तो ये सिस्टम बेसिकली कैसे बना होगा। एक्वेटिक का मतलब वाटर, तो यानी कि पानी में। ठीक है, पानी में अब कुछ भी हो सकता है, ये लेक हो सकती है, रिवर हो सकता है, ओशन हो सकता है। उसमें जो हमारे जैसे लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फिशेस हैं, तो ये अपना एक घर बना रही हैं, तो वो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम कहला रहा है। उसमें कुछ चीज़ें जैसे वाटर जो है मेनली वो नॉन लिविंग थिंग है, और इस पे बाकी जो हमारे जैसे फिशेस वगैरह हो गई ये लिविंग बींग्स हैं, तो
ये आपस में इंटरेक्ट करके एक सिस्टम बना रही है, दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में वही सेम थिंग जो हमने इकोलॉजी में पढ़ी, आपको बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक साथ ये लिंक्ड होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट देयर न्यूट्रिएंट साइकिल और जो भी एनर्जी फ्लो होता है उसमें। इकोसिस्टम जो होता है ये हमारे एक्सटर्नल, इकोसिस्टम को हम एक्सटर्नली और इंटरनली फैक्टर्स के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नली एंड इंटरनली फैक्टर्स के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में बेसिकली क्या आएगा इकोसिस्टम के, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके आएंगे लाइक जैसे कि आपका क्लाइमेट हो गया, ठीक है, जो कि या फिर पेरेंट मटेरियल हो गया कोई भी, तो ये आपके किस में आएगा, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगे, ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं, हमारे पूरे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेट बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है, पेरेंट मटेरियल जो भी होगा लाइक सॉइल वाइल, तो वो भी कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या आएगा, तो इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल्ड होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि बाय डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया आपका, रूट कॉम्पिटिशन हो गया, शेडिंग हो गई, डिस्टर्बेंस हो गया, सक्सेशन हो गया, तो ये या फिर हम कह सकते हैं कि जो टाइप्स होंगी टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ होंगी जो प्रेजेंट होंगी, तो वो सब हमारे इंटरनल फैक्टर्स में आएंगे। क्लियर है? तो हम यही कहेंगे कि ये दोनों ही जो है वो इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं। इकोसिस्टम की अगर मैं एक बात करूं तो भैया ये आपकी एक डायनामिक एंटिटी है, ये याद रखने वाली बात है। इकोसिस्टम जो है वो एक डायनामिक एंटिटीज़ है, ठीक है, एंड थ्रू आउट मतलब इसमें आपको जो है वो एनर्जी फ्लो वगैरह दिखाई देता रहता है। सो इतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बस ये जो टर्म थी आपकी 1935 में इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। चलेंगे, बिल्कुल, विच आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी, बायोटिक एंड अबायोटिक। हमने पढ़ा भैया ऑलरेडी कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं इकोलॉजी के वो दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला आपका बायोटिक है, दूसरा अबायोटिक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, एक तो जैविक है, दूसरा अजैविक है। क्योंकि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपके ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, रिवर, लेक, ओशन, सॉइल, ठीक है, क्लाइमेट। तो इन सभी के साथ दोनों का इंट्रैक्शन होता है, इकोलॉजी का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं वो एक मेजर या एक कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोलॉजी। चलेंगे आगे, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका, जहाँ पर कि हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन टू इकोसिस्टम। अब देखिए मैंने हमको पहले ही बताया कि इकोसिस्टम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। लाइक आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे ज़मीन पर जो भी एक सिस्टम बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंट्रैक्शन से, उसको हम टेरेस्ट्रियल कहेंगे। एक्वेटिक होता है, ठीक है। तो इसी मान लीजिए कि दो इकोसिस्टम है, एक तो आपका टेरेस्ट्रियल वाला है, दूसरा आपका एक्वेटिक वाला है। इनके बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होगा उसको हम क्या कहते हैं, तो कभी भी दो इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। तो दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसको इकोटोन के नाम से जाना जाता है। इकोटोन जो है, ये इकोटोन क्या है, एक ट्रांजिशन है जो कि दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में होता है, ठीक है। एक ट्रांजिशन एरिया है जो कि आपको दो बायोलॉजिकल
कम्युनिटीज़ के बीच में देखने को मिलता है, यानी 2 टाइप्स के आपके जो इकोसिस्टम है उसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही जो भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें कि दोनों ही कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं, मिलने के साथ साथ इंटीग्रेट करती हैं, ठीक है। क्या होता है, दोनों कम्युनिटीज़, ये इकोटोन जो है एक हमारा आपने बोला ट्रांजिशन एरिया है दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में, जहाँ पे हमारी जो दोनों बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं वो मिलती हैं, इंटीग्रेट करती हैं। ये जो इकोटोन है, ये इकोटोन जो है आपका, ये मे बी नैरो, ठीक है, हम ये नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। ये आपका लोकल भी हो सकता है और रीजनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इन चारों में से कैसा भी हो सकता है इकोटोन आपका, नैरो भी हो सकता है, वाइड हो सकता है, लोकल हो सकता है एंड रीजनल हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि ये लोकल है, तो लोकल का मतलब होगा कि ये जो जोन होगा, लोकल इकोटोन का मतलब है कि वो जोन जो कि आपके फील्ड और फॉरेस्ट के बीच में है, क्योंकि दोनों ही कहाँ हैं, आपके टेरेस्ट्रियल पे है, तो ये सेम इकोसिस्टम में हो रहे हैं ना, इसीलिए हम इसको लोकल इकोटोन कह रहे हैं, ठीक है। तो जो लोकल इकोटोन है वो आपका लाइक फील्ड या फॉरेस्ट के बीच में जो ट्रांजिशन जोन बन रहा है उसको हम लोकल इकोटोन कहेंगे। रीजनल इकोटोन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका फॉरेस्ट में होगा, ठीक है, फॉरेस्ट में होगा, और आपका जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन एरिया जो होगा वो आपका रीजनल कहलाएगा। क्लियर। अब एक बात ही मैं और बता देती हूँ यहाँ पे इकोटोन से रिलेटेड, जो हमारा इकोटोन होता है वो आपको ग्राउंड पे अपीयर होता हुआ दिखाई देगा एक ग्रेजुअल ब्लेंडिंग की तरह। इकोटोन जो है वो ग्राउंड पर अपीयर होता है एक ग्रेजुअल ब्लेंडिंग की तरह, दो कम्युनिटीज़ को हम कह सकते हैं ब्लेंड कर देता है, ठीक है, और फिर ब्लेंड कर देता है, या हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पे खुद से एक शार्प बाउंड्री लाइन जो है वो बना देता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके फॉर्मेशन वगैरह इतना अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन के साथ आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। विच आर 2 पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम बेस्ड ऑन हैबिटेट। अब अगर मैं बात करूं हैबिटेट की, तो किन 2 तरह के आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, लाइक इकोसिस्टम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें, अगर मैं 2 पार्ट्स, यहाँ पर आपसे 2 पार्ट्स पूछे तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स बताए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों ही इकोसिस्टम को थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये इकोसिस्टम होता है जो कि आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका लैंड पे पाया जाता है। एक्वेटिक जैसे कि आप वाटर से समझ रहे हैं कि ये इकोसिस्टम आपको वाटर, और वाटर में रिवर, लेक, ओशियंस वगैरह में दिखाई देगा। ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये आपको लैंड पर दिखाई देगा, ठीक है। इस जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स होंगे आपके लाइक टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा फॉरेस्ट आपने सुना होगा, टाइगा फॉरेस्ट आपने सुना होगा, ठीक है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आपने सुना होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, ठीक है, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, तो ये सब हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम से थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सॉइल की वजह से। किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ सॉइल की वजह से ये जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम से डिफरेंट होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या दिखाई देता है? सरफेस पे सॉइल दिखाई देती है, जबकि हमारे
जो हमारा वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे हमें सरफेस पे वाटर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर इकोसिस्टम होता है वहाँ पे वाइड रेंज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, और अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ भी हमें वाइड रेंज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी दिखाई देती है, बट कहीं कहीं हमें वाटर स्कार्सिटी भी दिखाई देती है कुछ फैक्टर्स में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है उसके अपनी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है, लाइक जैसे कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मिलती है। ठीक है, जिसमें कि हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 की बात करें तो उससे मिल रहा है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि क्या करता है, कंजर्वेशन, रीस्टोरेशन एंड जो सस्टेनेबल यूज़ है हमारा स्पीशीज़ का, जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनके साथ ये मीट कर रहा है। तो ये तो होता है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये आपका हम कह सकते हैं कि 28.26% जो है वो अर्थ की सरफेस का 28.26 सरफेस जो है वो इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ने जो है वो ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, कनिफर्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, इसमें हमारी एनिमल स्पीशीज़ भी आती हैं इसमें, जैसे कि हमारे इंसेक्टा हो गया, एप्स, बर्ड्स हो गए, मेमेलिया, मैमल्स हो गए। तो ये सब मिलके हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है। तो एक्वा मीन्स वाटर। ठीक है, तो जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि हमारा अराउंड अ बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर बॉडी के अराउंड जो है वो ये पाया जाता है। ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ होती है। क्या होती है यहाँ पर, एक्वेटिक लाइफ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, लाइक जैसे कि अगर फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं होंगे तो फिशेस क्या खाएंगी। ठीक है, तो ये एक तरह से एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और 2 मेन टाइप्स के हमें यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आपका मरीन इकोसिस्टम होता है। ठीक है, जो कि आपके ओशियंस वगैरह में होता है, और आपका एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी होता है। तो यहाँ पर आपके टू टाइप्स के एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे अभी हमने वहाँ पढ़ा कि टुंड्रा, टाइगा, टेम्परेट, डेसिडियस, रेन फॉरेस्ट, ये सब होते हैं। यहाँ पर हमें 2 टाइप के इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम दिखाई देते हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है आपका, ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, जो FW है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, ये आपका लेंटिक होगा। लेंटिक का मतलब होगा कि यहाँ पे स्लो मूविंग वाटर होगा, जिसमें कि आपके क्या आएंगे, जैसे कि आपका पूल्स आ गए, आपकी पॉन्ड आ गई, ठीक है, आपकी लेक आ गई। तो स्लो मूविंग वाटर आएगा इसमें, पूल्स, पॉन्ड, लेक्स, फ्रेश वाटर में। अगर मैं बात करूँ आपकी इसमें ये लैंटिक होगा तो ऐसा होगा। अब अगर ये फ्रेश वाटर हमारा लोटिक है तो यहाँ पर फास्टर मूविंग वाटर दिखाई देगा, लाइक आपके स्ट्रीम्स हो गए और रिवर्स हो गए। ठीक है, स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स हो गई, इसमें आपकी वेटलैंड्स भी आ जाएंगी। ठीक है, सो ये आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है बेसिकली। और अगर मैं यहाँ पर मरीन की बात करूँ तो यहाँ आपका ओशन वगैरह आएगा, जहाँ पे सॉल्टी वाटर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, भाई सेम क्वेश्चन आपसे अगेन पूछ लिया, द स्टिल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जो स्टिल फ्रेश वाटर, वही ना कि स्लो मूविंग हमने भी पढ़ा था। ठीक है, कि हमने पढ़ा था कि जो स्लो मूविंग वाटर होता है, जैसे कि आपके पूल्स में, पॉन्ड्स में, तो उसको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। और वो आपका कैसा था, लेंटिक हमने पढ़ा था। बाकी लेंटिक इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो लेंटिक इकोसिस्टम में वाटर जो होता है आपका, हमने वहाँ
स्लो मूविंग कहा था, बेसिकली इसका वाटर स्टिल भी होता है, ठीक है। एंड ये कहाँ होता है आपका, जैसे कि हमने बोला कि पॉन्ड हो गए, ठीक है, आपका पूल हो गया, लेक हो गए, जो छोटे छोटे स्वैम्प्स होते हैं, डिचेस होती हैं, ठीक है, मार्शेस होते हैं, तो इन सब में जो पानी होता है वो आपका स्टिल होता है। तो स्टिल वाटर से जो इकोसिस्टम बनता है वो आपका लैंटिक इकोसिस्टम कहलाता है। लैंटिक इकोसिस्टम जो होता है वो, इसमें हमारी फ्रेश वाटर हमें हैबिटेट्स दिखाई देती हैं, मीडोज़ भी जो है हमारा इसी में आता है। और लैंटिक इकोसिस्टम के अगर हम और थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो इसमें एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, वही सेम फिर से आ गया। मूविंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हमारा लोटिक आएगा, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जो कि हमें रिवर्स में और स्ट्रीम्स में देखने को मिलेगा। तो एक ही क्वेश्चन से हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। गतिशील मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? तो गतिशील मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो जो फंक्शनिंग रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम में, उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में किसी जीव की कार्यात्मक भूमिका को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में किसी जीव की कार्यात्मक भूमिका को आला, यानी इंग्लिश में बात करें तो उसको निके कहा जाता है। तो इकोलॉजी में जो निके होता है, इकोलॉजी में जो निके होता है, ये बेसिकली क्या होता है? तो ये होता है इज़ द मैच ऑफ द स्पीशीज़। क्या होता है? एक जो निके है, निके इज़ द मैच ऑफ ए स्पीशीज़। ये किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का मैच होता है टू अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, किसी भी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए, ठीक है। ये जो आपका निके है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ, या उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी तरफ उसका रिस्पॉन्स कैसे रहता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा रिस्पॉन्स करता है अपने कॉम्पिटिटर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ग्रो करते हो कुछ भी, तो बाय ग्रोइंग व्हेन रिसोर्सेज आर अबंडेंट, जब रिसोर्सेज अबंडेंट हो, ठीक है, तब। एंड व्हेन प्रेडेटर्स और जो पैरासाइट्स हैं या जो पैथोजेंस हैं वो कम हो। क्या होगा? जब आपके मतलब वही कि कैसा आप लाइक मान लीजिए कि आपने कुछ भी ग्रो किया तो उसमें आपके रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस पर डिपेंड होने वाले प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स और पैथोजेंस कम हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ इट इन टर्न ऑल्टर्स दो सेम फैक्टर्स, और कैसे ये इन सेम फैक्टर्स को टर्न ऑल्टर करेगा। लाइक अगर लिमिटिंग एक्सेस है रिसोर्सेज की तरफ किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो क्या होगा, ठीक है, जिसमें हम कहें कि ये आपका एक फूड सोर्स होगा प्रीडेटर के लिए, या हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रे के लिए कंज्यूमर हो तो, ठीक है। तो निके बेसिकली क्या है? निके जो है वो मैच ऑफ स्पीशीज़ है किसी भी एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए, और ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी कम्युनिटी रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटर की तरफ जो है वो उसका रिस्पॉन्स रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके निके के बारे में हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट इतना हमें पढ़ना नहीं है। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द बायोटिक कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम विच मेक देयर फूड सेल्फ आर कॉल्ड। बायोटिक कंपोनेंट्स में जो हमारे इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्लांट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसलिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इनको वाटर की, सनलाइट की, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी हेल्प से ये अपना खाना बनाते हैं। इनको क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए हम कहते हैं क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि आपके प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। फूड चेन में प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है और जो इनको खाते हैं उनको कंज्यूमर कहा जाता है। कंज्यूमर में हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। लाइक जो प्लांट्स को खाते हैं दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं तो उनको टर्शरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र, हिंदी में देख लेंगे इसको। पारिस्थितिकी तंत्र में वे जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये फिर से इकोटोन से ही आ गया कि जो सस्टेनेबल बायोटिक ग्रुप इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड, सस्टेनेबल बायोटिक ग्रुप इकोसिस्टम में क्या कहलाता है, तो वो आपका इकोटोन कॉन्टेजियन कहलाता है। इकोटोन मतलब संक्रमण जोन होता है आपका। तो पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जैविक समूह को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जैविक समूह को इकोटोन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द नंबर ऑफ वन स्पीशीज इन एन एरिया एक्सीड्स अदर कम्युनिटीज आर कॉल्ड। अब आपसे पूछा है कि जब किसी क्षेत्र में एक प्रजाति की संख्या अन्य समुदाय से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जब किसी क्षेत्र में एक जाति की संख्या अन्य समुदायों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी तो उसको एज इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजी में जो एज इफेक्ट होता है, ठीक है, वो हमारे चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन में, कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो कि हमारे अकर करते हैं दो और दो से ज़्यादा हैबिटेट्स की बाउंड्री पर। ये बात आपको याद रखनी है कि बाउंड्री पर ये जो है वो दो या दो से ज़्यादा हैबिटेट्स की बाउंड्री पर ये जो चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन और कम्युनिटी में उसको एज इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, एरियाज़ जिसमें हम कहें ऐसे एरियाज़ जिनका स्मॉल हैबिटेट फ्रेगमेंट जहाँ होता है, स्पेशली अगर हम कहें प्रोनाउंस्ड एज इफेक्ट्स जो होता है वो रेंज से अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एज इफेक्ट होता है वो आपका इंक्रीज़ करता है जो जब बाउंड्री हैबिटेट है वो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी को अलाउ करे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अर्बनाइजेशन जो है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है जो कि ह्यूमंस कॉज कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली जो हमारे लैंडस्केप फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब लैंडस्केप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है कंटिन्यूसली, और इस वजह से जो हमारा एज इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ एज इफेक्ट्स की बात करूं, तो इसमें हमारे इनहेरेंट टाइप का एज इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर बॉर्डर लोकेशन को स्टेबलाइज रखते हैं। इनहेरेंट में आपका एक इंड्यूस्ड टाइप का एज इफेक्ट होता है। ये जो इंड्यूस्ड टाइप का एज इफेक्ट होता है इसमें आपको ट्रांसिएंट नेचुरल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, लाइक फायर हो गई, आग लग गई, या फिर फ्लड बाढ़ आ गई, या फिर ह्यूमन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, या फिर कोई सब्जेक्ट बॉर्डर हो गया आपके सक्शनल चेंजेस को लेके।
चलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि एज मेरा फ़ोन स्टोरेज जो है वो फुलफिल बता रहा है, तो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होगी, पता चले कंप्लीट ना बन पाए, तो इसको हम अभी सेव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सारा स्पेस मैं ज़रा थोड़ा सा इसको फ्री अप कर दूँगी फिर। सो तब दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. I'll be coming back with its second part. Till then, take care and bye bye. So thanks for watching. Thanks. Have a nice day.